Hello friends, I am Dr. Rina and welcome back my channel Dr. Rina Economic Studies। PYQ एक ऐसा टूल है जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्जाम के लेवल को समझने में हमारी मदद करता है। इसीलिए आप PYQs की पावर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। लास्ट के इन दिनों में आप जितना हो सके आप PYQ MCQ सोल्व करना। इससे आपको कंसेप्ट डीप समझ आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और की स्पीड भी इंक्रीज होगी। इसीलिए मैं PYQ सीरीज लेके आई हूँ। इसी इसमें हम 2020 से 25 तक के हर एक PYQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चारों ऑप्शन को हाँ एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप ये सीरीज भी पूरी देख लेते हैं तो यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। हमने इसकी प्रीवियस क्लास में 2020 के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के PYQ किए थे और आज हम इसके रिमेनिंग PYQ करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमाइजेशन से। यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना, हमारा टोटल कॉस्ट गिवन है, हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और हमें लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है जहां पर हमारी मिनिमम कॉस्ट हो। तो हमें टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट फाइंड का क्या फॉर्मूला है कि एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 10। टोटल कॉस्ट कितना है, क्यू की क्यूब माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू। इसको हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू की क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू प्लस 60 क्यू डिवाइड बाई क्यू। ये कितना हुआ, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 60। अब हमें मिनिमाइज करना है एवरेज कॉस्ट को। हमने जिसको भी मिनिमाइज करना है, जैसे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे मिनिमाइजेशन के कंडीशंस को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है मिनिमाइजेशन की, कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है जो इस एवरेज कॉस्ट का, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, वो क्या होना चाहिए मिनिमाइजेशन के लिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन होगा तभी ये मिनिमाइज होगा और अगर लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमाइज होगा। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉलो करेंगे, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। एवरेज कॉस्ट हमारा कितना है, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 60। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यू स्क्वायर का 2 क्यू माइनस 10 क्यू का 10। अब हमने ये 2 क्यू माइनस 10 को जीरो के इक्वल पुट करना है तो यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्यू हमारा कितना होगा 5। अब हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉलो करनी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करना है हमने, तो 2 क्यू माइनस 10 का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, 2 क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, और 2 क्या है, ये 10 तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है और 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए ये मिनिमम है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट। अब हमें मिनिमम एवरेज कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 60, 25 माइनस 50 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 35। तो इसीलिए हमारा आंसर हुआ फर्स्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट है हमारी 35 एट मिनिमम क्यू इज इक्वल टू 5। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट एनालाइज हॉकिन सीमन कंडीशन से। हॉकिन सीमन कंडीशन क्या बताती है हमें, हॉकिन सीमन कंडीशन एक सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन बताती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट जो मॉडल है हमारा, उसके पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये हमें पॉजिटिव हमें बताता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल के पॉजिटिव सॉल्यूशन कब होंगे। मीन्स जितनी हमारी डिमांड है उसको इकोनॉमी फुलफिल करने के लिए पॉजिटिव जितनी डिमांड है उतना ही हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ये पॉजिटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इनपुट आउटपुट मॉडल को। इसीलिए हॉकिन सीमन कंडीशन का यूज किया जाता है यह चेक करने के लिए कि इनपुट आउटपुट जो मॉडल है उसके पॉजिटिव सॉल्यूशन हो। जैसे ये हमारे इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमें इस कंडीशन का यूज किया जाता है। तो ये कौन सी, इसकी कंडीशन कौन सी है कि हमारा
आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स आई माइनस ए के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि डिटर्मिनेंट ए पॉजिटिव होना चाहिए, ये रॉन्ग है, क्योंकि ए पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट आई माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। और ये सी कहता है कि आई माइनस ए नेगेटिव होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। और डी ऑप्शन है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आई माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, ये भी सही है। हमारा आंसर हुआ थर्ड। अब है हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये डेटा गिवन है, इसको यूज करते हुए इसमें क्या कहता है कि हमारा टैक्स कितना है 20%, मीन्स हमारी जितनी भी इनकम है उसका 20% टैक्स में चला जाता है। तो हमारी 20% टैक्स है, तो हमारी कितनी इनकम टैक्स में चली गई 0.2 वाई। ये टैक्स किसके इक्वल हुआ 0.2 वाई की इक्वल है। अब हमें ये 0.8 वाई डी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स पेमेंट के बाद जो हमारी इनकम शेष रहती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो हम C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई डी है ये। तो हमने डिस्पोजेबल, हमें अब क्या फाइंड आउट करना है वाई डी। वाई डी क्या होता है, जो इनकम में से अगर हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है। तो इनकम कितनी है, इनकम में से टैक्स कितना है 0.2 वाई माइनस 0.2 वाई, तो कितना हुआ ये 0.8 वाई। तो वाई डी में हम 0.8 वाई पुट कर देंगे, 50 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 वाई, तो ये कितना हुआ 50 प्लस 0.64 वाई। अब हमारी ये हमारा फॉर्मूला है कि ये किसके इक्वल होगा सी प्लस आई प्लस जी। इसके इक्वल हमारी इनकम किसके इक्वल होगी सी प्लस आई प्लस जी। ये हमारी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सी कितना हुआ हमारा 50 प्लस 0.64 वाई, इन्वेस्टमेंट कितना है 100 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30 गिवन है ये। अब हम 0.64 वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो y माइनस 0.64 वाई किसके इक्वल होगा 180 के। ये 50 प्लस 30 प्लस 100 180 हुआ, तो ये y माइनस 0.64 वाई कितना हुआ 0.36 वाई, कितना हुआ 180। यहाँ से हम वैल्यू की y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 डिवाइड बाई 0.36। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 180 0.36 है, तो ये 0.36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे ये 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवाइड बाई 36। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। तो हमारा आंसर है सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में किया था। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिखना। नेक्स्ट क्लास में हम डाउट को भी क्लियर करेंगे। अब है लास्ट क्वेश्चन कि कोब डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन है ये, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। कि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि इसने क्या है इसमें, कि ट्रू है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो इसने कहा है कि नॉट ट्रू। अब है कि Q इज इक्वल टू 100 L की पावर 0.7 और K की पावर 0.3। ये कहता है कि लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है कि नहीं है। इसके लिए हमें कांस्टेंट टर्म लैम्डा से मल्टीप्लाई, ये दो इनपुट हैं लेबर एंड कैपिटल, दोनों को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 मल्टीप्लाई लैम्डा L की पावर और लैम्डा K की पावर 0.3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 लैम्डा 0.7 और L 0.7, यहाँ पे भी हो जाएगा लैम्डा 0.3 K 0.3, ये हुआ। अब लैम्डा कितना है, ये लैम्डा 0.7 और लैम्डा 0.3, यहाँ पे भी है ना लैम्डा 0.7, यहाँ पे है लैम्डा 0.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
और के 0.3। ये तो हमारा फंक्शन है ही कि यहाँ पे लेमडा के एल सॉरी एल एल नहीं लेमडा, ये लेमडा है। यहाँ पे ये इनके साथ है दोनों के साथ, लेमडा 0.3, एल की पावर 0.3 है तो लेमडा की पावर भी 0.7 है। एल की पावर 0.7 है तो लेमडा की पावर भी 0.7 होगी। और ये लेमडा यहाँ से यहाँ पर के साथ मल्टीप्लाई है तो दोनों की पावर भी सेम है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेमडा की पावर कितनी हुई 1, 0.7 और 0.3 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 100 एल की पावर 0.7 के की पावर 0.3। तो हम इसको, ये क्या हो जाएगा, लेमडा की पावर कितनी हुई और ये क्या है फंक्शन क्यू, ये किसके इक्वल है क्यू के। तो ये पावर कितनी है 1। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो इसका मीन्स है कि ये लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर लीनियर है तो उसकी पावर 1 होगी। अगर पावर 1 है तो वो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। और सेकंड ऑप्शन है कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। जैसे इसके इसके ये क्या है, Q इज इक्वल टू 100 L की पावर 0.7 K की पावर 0.3। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये इनपुट है L और K, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई L की पावर 0.7 और 2 मल्टीप्लाई K की पावर 0.3। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 0.7 है, इसमें L की पावर 0.7 है, 100 मल्टीप्लाई, और ये कितना है 2 की पावर 0.3 है और K की पावर 0.3 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0.7 प्लस 0.3 और ये क्या रह गया L की पावर 0.7 और K की पावर 0.3। तो ये 2 की, यहाँ पे 2 की पावर कितनी हुई 1, और ये फंक्शन है ही हमारा L की पावर 0.7, ये क्या है क्यू है, ये तो हमारा फंक्शन गिवन है। तो ये क्या हुआ कि जब हमारा इनपुट डबल होता है, जैसे अब एक, जब ये 2 है, किसके इक्वल 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आउटपुट भी 2 ही आया। जब हमारा इनपुट डबल होता है तो हमारा, जब इनपुट डबल है, इनपुट को हम डबल करते हैं तो हमारा आउटपुट भी डबल आ रहा है, आउटपुट भी कितना है डबल। तो इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और एक तो ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न को करने के लिए, और ये भी आपको इतना भी डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, जो इसको एक्सपोनेंट है उनकी पावर को प्लस करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने आप या इसको डिटेल में ऐसे सोल्व किया है, इसको भी सोल्व ना करोगे तो भी चलेगा। ये आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये एल की पावर 0. ये अल्फा, जैसे अल्फा है, अल्फा किसके इक्वल है 0.7 और बीटा किसके इक्वल है 0.3 के। अब ये अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे, अगर ये इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। और अगर ये अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अब ये हमने अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारा, देखिए अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 0.7, बीटा कितना है 0.3, तो कितना हुआ 1। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1 है, इसका मीन्स है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। थर्ड ऑप्शन है कि इट इज हैविंग जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ये इसमें नहीं होता, ये लियोनटिफ मॉडल में होता है जहां पे फिक्स प्रोपोर्शन होता है फैक्टर्स का। फिक्स प्रोपोर्शन, जैसे आप शूज का लीजिए, राइट एंड लेफ्ट शूज का लीजिए, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करेंगे हम उनको। ऐसा नहीं होगा कि हम 2 पेयर लेफ्ट के ले लेंगे और 1 पेयर राइट के ले लेंगे, एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमें यूज करना होगा। उस ये इलास्टिसिटी वहां पे जीरो होगी।
कोक डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन में यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है हमेशा, इसीलिए इसमें ये थर्ड ऑप्शन है जो कहता है कि जीरो है, ये जीरो नहीं होता, ये यूनिट होता है, यूनिटरी होती है, इसीलिए कोक डोगलेस प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, और इसमें यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसका थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। हम इसमें पूरी सीरीज करेंगे, प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।